ओके, अब एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गया। अब हम इससे आगे आ गए। सबसे पहली चीज़ जब हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ माइनर ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, अब फॉर ये जितनी भी चीज़ें हमें आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे मोस्टली तकरीबन सारी ही सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिस्कस होंगी। तो माइनर ऑफ अ मैट्रिक्स भी सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए एग्जिस्ट करता है आपके पास। जैसे कोई भी ये जनरली हमने एक मैट्रिक्स ले लिया, ठीक है, ये एक 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अगर मैंने इसमें A11 फाइंड करना हो, ठीक है, तो मैं कैसे फाइंड करूँगी? माइनर 1 1 फाइंड करना हो तो आई विल राइट M11। सिंबल कुछ ऐसा होता है ना कि कैपिटल M और साथ आप 1 1 लिखते हो, राइट। तो अब आपको पता है कि M11 कौन सी पोजीशन बन रही है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। दिस इज़ माय फर्स्ट रो एंड दिस इज़ माय फर्स्ट कॉलम। तो मैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को स्किप करके जो एंट्रीज बच जाएंगी उनको यहाँ पे इस तरीके से लिख लूँगी, ठीक है। ये इसको और इसको कैंसिल करके स्किप करके मैंने यहाँ लिख दिया A22 A23 A32 A33। देन in another step you can even multiply these entries with each other. You can write A22 A33 माइनस A23 माइनस A32, ठीक है, वो भी किया जा सकता है। इसी तरह आपने अगर M23 फाइंड करना हो तो उसका क्या मतलब है कि आप सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को स्किप करके माइनर लिख रहे होंगे। माइनर, कोफैक्टर और डिटर्मिनेंट, इन तीनों की अलग अलग टेक्निक्स है, वो हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं सो दैट यू डोंट कन्फ्यूज देम विद ईच अदर, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को स्किप करना है। तो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को स्किप करके आपने जब एंट्रीज लिखनी है तो A11 आ जाएगा, A31 आ जाएगा, A12 आ जाएगा, A12 आ जाएगा, यस, क्योंकि आपने थर्ड कॉलम को स्किप किया हुआ है ना। तो A12 आ जाएगा और सेकेंड रो स्किप्ड है तो A32 आ जाएगा। अगेन इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो विद नेगेटिव साइन इन बिटवीन, ठीक है। ये हो गया बेसिक माइनर का कॉन्सेप्ट। इसमें हमने क्या देखा कि सिंबल बेसिक क्या होता है, M11 M23 ऐसे करके लिखते हैं। आप माइनर लेते कैसे हो, ये जेनेरिक मैट्रिक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे एक्चुअल कोई एंट्रीज होंगी जैसे 2 3 4 कोई नंबर लिखा होगा एक्चुअल मैट्रिक्स में। दूसरा हमने ये देख लिया कि माइनर हम लेते कैसे हैं, कैसे लेते हो आप माइनर। आपने फॉर एग्जाम्पल अगर M11 फाइंड करना है तो आप फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को स्किप करके बाकी रिमेनिंग एंट्रीज लिख लोगे, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें उसने हमसे कहा है कि फाइंड माइनर्स M11। तो अगर मैं M11 फाइंड करी हूँ तो मैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को स्किप करके अपना आंसर लिखने जा रही हूँ। तो 5 4 8 9, राइट। और ये मुझे क्या दे देगा, अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँगी ऐसे करके, 5 इंटू 9 माइनस 4 इंटू 8, ठीक है। ओके, तो ये आ गया 45 माइनस 32 विच इज 13, ठीक है। अब हमने ये M11 फाइंड कर लिया। इसी तरह अगली चीज़ जो उसने फाइंड करने के लिए कही है दैट इज़ M13। तो अगर मुझे M13 फाइंड करना है तो मैं फर्स्ट रो थर्ड कॉलम की बात कर रही हूँ। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को हमने स्किप कर दिया, ठीक है, और 6 5 7 8 आ गया। तो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, लिख दिया आपने 6 इंटू 8 माइनस 5 इंटू 7, दिस इज़ 48 माइनस 35 विच विल गिव मी 13, राइट। अब हम फाइंड कर लेते हैं M22। तो अब अगर मैंने M22 फाइंड करना है तो मैं सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को स्किप कर दूँगी, राइट। तो मैं लिख दूँगी 1 7, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम इज स्किप्ड सो आई गेट 3 9, ठीक है। अब इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 9 माइनस 21 विच इज़ माइनस 12, ठीक है। तो अब एक दफ़ा फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ कि आपने जब माइनर फाइंड करना हो तो आप कैसे फाइंड करते हो। आपने जब माइनर फाइंड करना है तो आप देख लो कि वो किस पोजीशन की बात कर रहे हैं। जैसे अगर M11 लिखा हुआ है तो उससे मुराद फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है। आपने सिंपल फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को स्किप कर देना है और उसके अलावा जो एंट्रीज बच रही हैं उनको लिख देना है और फिर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। एंड अनदर थिंग दैट यू मस्ट कीप इन माइंड इज माइनर का सिंबल। तो वो कुछ इस तरह का होता है आपके पास माइनर का सिंबल, ठीक है, कैपिटल M और यहाँ पे जो भी रो और जो भी कॉलम है जैसे 2 1 विच मीन्स सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। ओके, अब हमारी माइनर्स पे डिस्कशन कंप्लीट होगी। अब जो नेक्स्ट चीज़ हम डिस्कस करना चाह रहे हैं दैट इज़ कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। तो कोफैक्टर्स भी हम सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिस्कस कर रहे होते हैं। तो अगेन
ये भी स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए एग्जिस्ट करते हैं जस्ट लाइक योर माइनर्स, ठीक है। अब अगेन ये वही जेनेरिक 3x3 मैट्रिक्स हमने ले लिया। अब अगर मुझे को फैक्टर ऑफ A11 फाइंड करना है तो उसे मैं कैपिटल A11 लिखूंगी, जैसे माइनर में हम लिख रहे होते थे ना कैपिटल M11, इसी तरह को फैक्टर में हम क्या लिखेंगे, कैपिटल A11, ठीक है। अब इसमें और माइनर में क्या फ़र्क है कि इसमें आप -1 की पावर 7 लेके चलते हो को फैक्टर में, ठीक है। जैसे अगर A11 है ना तो दिस इज़ 1 1, इसलिए आपने यहाँ पे लिख दिया 1 + 1, ठीक है। और बाकी काम वही है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आपने स्किप कर दिया और रिमेनिंग एंट्रीज लिख दी A2 2 2 A2 3 A3 2 A3 3, ठीक है। और फिर आपने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। और यहाँ पे -1 कहाँ गया, क्योंकि पावर आपके पास इवन है, 1 + 1 = 2, तो अगर इवन पावर है तो दिस -1 विल टर्न टू 1 बिकॉज -1 की पावर 2 = 1, राइट। अगर ऑड पावर हो तो आपके पास आंसर नेगेटिव आता है, अगर इवन पावर हो तो आंसर आपके पास पॉजिटिव आता है। तो इसलिए आपने सिंपल इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और ये आंसर लिख दिया, दिस इज़ योर A11, ठीक है। अब इसी तरह आपके पास कोई और को फैक्टर भी आ सकता है, वो भी आपने फाइंड करना हो सकता है, जैसे को फैक्टर ऑफ A2 3, तो वही काम करना है। अब -1 की पावर आ जाएगी, माइनर से अलग इसमें क्या काम होता है कि -1 की पावर्स आ जाती हैं, सिंस द पोजीशन इज 2 3 ओवर हेयर, सो यू विल राइट 2 + 3 -1 की पावर में, ठीक है। और आपने क्या किया, अब सेकेंड रो थर्ड कॉलम को स्किप कर दिया और बाकी एंट्रीज लिख दी, ये वाली एंट्रीज लिख दी यहाँ पे, राइट। और फिर आपने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, -1 की पावर 3 + 2 = 5, A11 A32 -A12 A31, राइट। अब क्योंकि ये ऑड पावर है तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव, तो एक माइनस साइन आ गया और अंदर यही आ गया ब्रैकेट में। ये कोई नंबर्स होते हैं तो वो मल्टीप्लाई होकर एक सिंगुलर नंबर 2 3 4 कोई ऐसे आंसर आ रहा होता है आपके पास, ठीक है। अब उसके बाद ये आपके पास क्वेश्चन है, इसमें उसने कहा था कि फाइंड को फैक्टर ऑफ A13 एंड A21। तो अगर मैं पहले को फैक्टर A13 फाइंड करूँ तो अब ये को फैक्टर है, दिस इज़ नॉट माइनर, तो -1 की पावर आएगी, माइनस में बस ये वाली चीज़ आती थी, -1 की पावर नहीं आ रही होती थी साथ, राइट। तो आपने क्या किया, लिख दिया -1 की पावर 1 + 3, ठीक है। और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को स्किप करके 3 0 5 2 लिख दिया। तो अगर हम इसे सॉल्व कर लें तो ये 3 + 1 = 4 विच इज़ इवन पावर, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसको तो साथ कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है, ये आ जाएगा 6 - 0 विच इज़ 6, ठीक है। इसी तरह अगला जो आपने फाइंड करना है वो है A21, तो विच मीन्स -1 की पावर 2 + 1, ठीक है। तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को अब हम स्किप करने जा रहे हैं, तो -2 2 एंड 5 0, ठीक है। -2 2 5 0 सेकेंड रो स्किप हो गई और फर्स्ट कॉलम आपका स्किप हो गया। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो दिस इज़ नाउ ऑड पावर, राइट। -1 की पावर 3 बनेगा ये, जो कि ऑड पावर है, तो एक माइनस साइन साथ बाहर आएगा। -2 × 0 = 0 -10, तो ये क्या आ गया, माइनस इंटू -10, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 10 आ गया, ठीक है। आगे बढ़, अभी तक हमने माइनर डिस्कस किया और कोफैक्टर डिस्कस किया। माइनर में हम क्या करते हैं कि जो भी पोजीशन होती है 1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम अगर, तो उसे छोड़ के बाकी चीज़ों को बाकी एंट्रीज को आप डिटर्मिनेंट वाले तरीके से लिख लेते हो और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके यू गिव यू फाइनल आंसर, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास क्या कहते हैं उसे, कोफैक्टर की बात करें तो -1 की पावर्स भी साथ इंक्लूड हो जाती है। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर डिस्कसिंग इज डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो अगर अब हम डिटर्मिनेंट की बात करें तो उसमें एक तो है डिटर्मिनेंट इक्वल टू 2, जिसका ऑर्डर इक्वल टू 2 हो। 2 का मतलब यहाँ पे है कि 2 × 2 जिस मैट्रिक्स का ऑर्डर है उसका डिटर्मिनेंट तो आप इजीली क्रॉस मल्टीप्लाई करके फाइंड कर सकते हो, AD - C भी आ गया, ठीक है। इसी तरह ये एक मैट्रिक्स B था, इसका अगर डिटर्मिनेंट फाइंड करना था तो 2 × 2 -3 × 4 विच इज़ 4 - 12, तो -8 आ गया, ठीक है। लेकिन अगर ग्रेटर ऑर्डर के मैट्रिसेस होंगे तो उनका डिटर्मिनेंट फाइंड कैसे करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन 2। नाउ अगेन वन थिंग मोर कि आपके पास ये डिटर्मिनेंट भी सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए डिस्कस होता है, ठीक है, और किसी किस्म के मैट्रिसेस के लिए ये डिस्कस नहीं होता, ठीक है। अब अगर यही वो जेनेरिक वाला मैट्रिक्स जो हम लोग हमेशा लेते हैं वही अगर हम कंसिडर कर लें, ये मैट्रिक्स 3/3 और इसका डिटर्मिनेंट अब फाइंड करना हो, तो डिटर्मिनेंट फाइंड करते वक्त डिटर्मिनेंट तो अब आप कोई एक रो या कोई एक कॉलम पिक कर लो, ठीक है। एक्सपेंशन कैन बी डन बाय एनी रो और कॉलम, हमने फर्स्ट रो पिक कर ली, इसी तरह आप फर्स्ट कॉलम
या सेकेंड रो या सेकेंड कॉलम या थर्ड रो या थर्ड कॉलम कुछ भी पिक कर सकते हो जिससे आप डिटर्मिनेंट फाइंड करते वक्त एक्सपैंड करोगे। याद रहे ये ग्रेटर देन 2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट फाइंड करने का तरीका है। अगर ऑर्डर लेस देन 2 है तो फिर वही ओल्ड वे यूज़ होगा, ठीक है। लेकिन अगर ग्रेटर देन 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो एक्सपेंशन के लिए एक रो फिक्स कर ले। मोस्टली हम फर्स्ट रो यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन कोई और कॉलम थर्ड कॉलम कुछ और भी पिक किया जा सकता है। तो पहले हमने A1 अगर फर्स्ट रो से एक्सपैंड करें तो पहले ये एंट्री आएगी, फिर ये एंट्री आएगी, फिर ये एंट्री आएगी, क्योंकि यही एंट्रीज है ना फर्स्ट रो की। तो पहले आपने लिख लिया A1 1, फिर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल, बाकी चीज़ें लिख ली A2 2 A2 3 A3 2 A3 3, ठीक है। फिर आपने लिख दिया -A1 2। अब यहाँ पे ये माइनस क्यों आया, क्योंकि -1 की पावर 1 + 1 इज़ -1 की पावर 2 विच इज़ पॉजिटिव। लेकिन अगर मैं करूँ -1 की पावर ये वाली एंट्री 1 + 2 तो वो बनता है -1 की पावर 3 विच इज़ -1, ठीक है। तो इसके नेगेटिव होने की वजह से यहाँ पे ये माइनस आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया -A1 2, ओके। फिर आपके पास यहाँ पे प्लस क्यों आया, क्योंकि पावर अगर 1 + 3 होगी तो वो ऑब्वियसली आपको एक पॉजिटिव नंबर देगा, इसलिए यहाँ पे प्लस आया। बाकी एंट्रीज आपने एस्टिस लिख दी। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कैंसिल, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कैंसिल, A21 A22 A31 A32 बच गया। फिर आपने क्या करना है, इसे एक्सपैंड कर देना है। तो A11 A22 A33 माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, जैसे डिटर्मिनेंट फाइंड करते वक्त करते हैं, जैसे 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट फाइंड करते वक्त किया था। -A32 A23, ठीक है। इसी तरह -A12 A21 A33 -A23 A31, ठीक है। इसी तरह +A13, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपने लिख दिया। तो ये डिटर्मिनेंट फाइंड करने का तरीका रहेगा अगर ऑर्डर ग्रेटर देन 2 है या ग्रेटर देन 2/2 ऑर्डर का अगर मैट्रिक्स है तो उसका तरीका फिर ये रहेगा आपके पास कि आपने फर्स्ट एंट्री लिखी, फिर आपने क्या किया, आपने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ के बाकी लिखा। फिर आपने A12 जब लिखा तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को छोड़ के बाकी लिखा, और फिर जब A13 लिखा तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ के लिखा। ये बाकी यहाँ पे वो -1 की पावर को फैक्टर वाला ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन आप याद भी रख सकते हो कि जो भी फर्स्ट टर्म होगी ना एक्सपैंड करते वक्त, जैसे आप फर्स्ट रो से अगर एक्सपैंड करें तो फर्स्ट टर्म इज A11, उसके साथ हमेशा पॉजिटिव साइन आएगा। जो सेकेंड टर्म होगी उसके साथ हमेशा नेगेटिव साइन आएगा, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस नेगेटिव साइन। और जो थर्ड टर्म होगी उसके साथ हमेशा पॉजिटिव साइन आएगा, ठीक है। यू कैन ईदर लर्न दिस और यू कैन कीप दैट को-फैक्टर कॉन्सेप्ट इन योर माइंड कि हर जगह हम -1 की पावर्स जो भी उसका पोजीशन बन रही है वो करते जा रहे हैं, ठीक है। -1 की पावर ऑर्डर करते जा रहे हैं। ओके, हेयर वी आर नाउ। अब ये मैट्रिक्स दिया हुआ है एंड देयर सेइंग कि आप फाइंड करके दें डिटर्मिनेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। तो आप पहले डिसाइड कर लो कि आपने डिटर्मिनेंट की एक्सपेंशन किस रो या किस कॉलम से करनी है। तो अगर हम कह लें कि वी आर एक्सपैंडिंग बाय फर्स्ट रो, ओके, यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया एक्सपैंडिंग बाय फर्स्ट रो। अब हम लिख लेते हैं पहला एलिमेंट 3, ठीक है। अब क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम गया और रिमेनिंग एंट्रीज लिख लेंगे 1 0 0 -1। So you get 3 into, this will give you -1 -0 which is simply -3, right। या इसका एक और तरीका क्या है कि आप पहले पूरा एक्सपैंड करके लिख लो और फिर उसको इकट्ठे सॉल्व करो। हम वही मेथड यूज़ कर लेते हैं जो हमने ऊपर यूज़ किया था। ओके, यहाँ पे आ गया -1, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया ना सेकेंड टर्म के साथ नेगेटिव साइन आता है कोफैक्टर वाले कॉन्सेप्ट के थ्रू। तो अब हमने क्या करना है, दिस इज एट पोजीशन 1 2, ये एलिमेंट किस पोजीशन पे पड़ा हुआ है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को इग्नोर करके हमने रिमेनिंग एंट्रीज लिख देनी है 3 1 0 -1, ठीक है। फिर थर्ड एलिमेंट के साथ हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव साइन, क्योंकि दिस इज एट पोजीशन 1 3 ना, तो 1 + 3 is 4 विच इज़ एन इवन नंबर। तो -1 की पावर इवन इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो +2 आ गया। अब हमने क्या करना है, दिस इज एट पोजीशन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो थर्ड कॉलम फर्स्ट रो को इग्नोर करके आपने रिमेनिंग एंट्रीज लिखनी है 3 1 1 0। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को इग्नोर करके बाकी एंट्रीज लिख दी है, ठीक है। बात समझ आई। अब हम इसे एक्सपैंड कर लेंगे तो 3
इंटू -1 आ गया ये, राइट, क्योंकि -0 इज़ नथिंग, +1, 3 इंटू -1 इज़ -3, -0, +2, 3 इंटू 0 इज़ 0, -1, ठीक है। तो ये बन गया -3, -3, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो गया, एंड -2, सो दिस बिकम 8, दिस बिकम्स -8, ठीक है। सो दिस इज़ योर आंसर। अब ये हमने एक्सपैंड किया बाय फर्स्ट रो। इसी तरह जस्ट टू शो यू कि आप किसी भी रो या कॉलम से एक्सपैंड कर सकते हैं, हम अब किसी कॉलम से एक्सपैंड करके देखते हैं, ठीक। ओके, अब सेम क्वेश्चन है, हम क्या सीख रहे हैं, बस ये सीख रहे हैं कि थर्ड कॉलम से हमने कैसे एक्सपैंड करना है। यूजुअली हम इस चैप्टर में सारे क्वेश्चंस को फर्स्ट रो से ही एक्सपैंड करेंगे डिटर्मिनेंट फाइंड करते हुए, लेकिन आई एम जस्ट शोइंग यू अनदर वे ऑफ डूइंग इट, या आई एम जस्ट प्रूविंग कि किसी भी रो या कॉलम से एक्सपैंड करें तो यू गेट द सेम आंसर, ठीक है। तो अगर हम थर्ड कॉलम से एक्सपैंड कर रहे हैं इसको, तो किस तरीके से एक्सपेंशन होगी। सबसे पहले आप इस पोजीशन की बात करोगे, राइट, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ठीक है। तो जब आप इस पोजीशन की बात करोगे तो यू आर डिस्कसिंग दिस एलिमेंट, राइट, सो यू कैन राइट 2 इंटू क्या चला गया, फर्स्ट रो गई, थर्ड कॉलम गया, सो यू आर लेफ्ट विथ 3 1 1 0, first row and third column got cancelled here, right, and the first term is always positive। जो भी आप जिस भी चीज़ से एक्सपैंड कर रहे हो, तो फर्स्ट टर्म मैंने बताया पॉजिटिव होती है, दूसरी नेगेटिव होती है, थर्ड पॉजिटिव होती है। इसे आप देख भी सकते हो कि दिस इज एट पोजीशन 1 3 विच इज़ 1 + 3 इज़ 4 विच इज़ अ पॉजिटिव नंबर। तो -1 की पावर जब 4 होगी विच इज़ एन इवन नंबर, तो -1 की पावर जब 4 होगी तो आंसर पॉजिटिव आएगा, ठीक है। फिर आप इधर लिख दो के बीच में -0, ठीक है। दिस इज एट पोजीशन सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया, 3 1 -1 0, क्योंकि ये पोजीशन सेकेंड रो थर्ड कॉलम पे था, तो सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम गॉट कैंसल्ड एंड यू विल लेफ्ट विथ 3 1 -1 0। ऑल्सो यहाँ पे नेगेटिव साइन क्यों आया, तो वो सिंपल इसलिए आपके पास आया क्योंकि दिस वॉज एट पोजिशन 2 3 विच इज़ 5, तो वो एक ऑड नंबर है, तो -1 की पावर जब ऑड होती है तो यू गेट अ नेगेटिव साइन, प्लस -1 थर्ड टर्म के साथ मैंने बताया हमेशा पॉजिटिव साइन आता है, यू कैन check it as well, this is at position 1 3, so it will definitely give you a positive sign। तो अगर हम यहाँ पे देख लें तो ये अब आपके पास बन रही है थर्ड रो थर्ड कॉलम, राइट, थर्ड रो थर्ड कॉलम, दिस इज एट पोजिशन 3 3 सॉरी, तो 3 + 3 विल गिव यू अ पॉजिटिव साइन, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा और बाकी रिमेनिंग एंट्रीज आपके पास आ जाएंगी 3 -1 3 1, ठीक है। इसको हमने थोड़ा सा एक्सपैंड कर लिया, तो ये आपके पास बन गया -2, दिस विल बिकम 0 एंड दिस इज -3 + 3 इज 6, तो ये अगेन -8 आ गया। सो इफ़ यू रिमेंबर तो प्रीवियसली भी हमारा आंसर -8 ही आया था। तो आप किसी भी रो या कॉलम से एक्सपैंड करें, यू एंड अप विद द सेम आंसर। अगला जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं दैट इज सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स, अगेन यहाँ पे अब हम स्क्वायर मैट्रिक्स की ही बात कर रहे हैं। पहले माइनर्स में भी हमने स्क्वायर मैट्रिक्स की बात की थी, जो फिर उसके बाद व्हेन वी वर डिस्कसिंग कोफैक्टर तो उसमें भी हमने स्क्वायर मैट्रिक्स की बात की थी, और उसके बाद व्हेन वी डिस्कस डिटर्मिनेंट्स तो उसमें भी हमने स्क्वायर मैट्रिक्स की बात की थी, और अब हम सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को भी स्क्वायर मैट्रिक्स से डिफाइन कर रहे हैं। अब स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिंगुलर कहेंगे अगर उसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाए, 0। सो यू मस्ट ऑलवेज रिमेंबर दिस दैट अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स व्हेन द डिटर्मिनेंट ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0। अब ये मैट्रिक्स है, वी हैव टू चेक वेदर इट इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स और अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो अब अगर मैंने ये चेक करना है तो मैं इसके लिए क्या करूँगी, ए डिटर्मिनेंट फाइंड कर लूँगी। मैं अब एक्सपैंडिंग बाय फर्स्ट रो करने जा रही हूँ, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को स्किप करके आपने बाकी एंट्रीज लिख देनी है।
एंड दिस इज अ 3 by 3 मैट्रिक्स, सो दिस इज क्लियरली अ स्क्वायर मैट्रिक्स। -2, अब मैं बार बार रिपीट नहीं करी कि ये नेगेटिव क्यों है, बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ कोफैक्टर। 4 7 6 9, ठीक है, ओके, +3 4 7 5 8। अब हम इसे मल्टीप्लाई करके सॉल्व, ओके, हमने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर लिया। तो 5 8 से 45 -48 आ गया, -2, you multiplied 4 with 9, you get 36, and 7 into 6 is 42 plus 3, this is 32 minus 35। जब आपने इसे सॉल्व किया तो 45 minus 48 gives you -3। सिमिलर वे में 36 minus 42 gives you -6, and 32 minus 35 gives you -3। इसे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। -3 माइनस माइनस प्लस हो गया, +12 -9, so this is 12 minus 3 is 9, 9 minus 9 which is 0, therefore the given matrix is indeed singular since the determinant of A is 0। ठीक है, अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर रहे हैं आज की वीडियो में, दैट इज एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अगेन स्क्वायर मैट्रिक्स की ही डिस्कशन यहाँ पे भी हो रही है। तो अब adjoint of a matrix is obtained by replacing every element by its corresponding cofactor and then taking transpose of the new matrix। तो adjoint जब हमने फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड कर रहे होंगे adjoint किसी भी मैट्रिक्स का, क्या हम उसे उसके कोफैक्टर से रिप्लेस कर रहे होंगे हर गिवन पोजीशन को, मतलब इस -1 को इसके कोफैक्टर से, 1 को इसके कोफैक्टर से, और रिप्लेस करने के बाद हम ट्रांसपोज ले रहे होंगे। तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा दैट विल बी योर एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो अब यहाँ पे हमें थोड़ा ज़्यादा कोफैक्टर सबसे पहले फाइंड करने, ताकि हम कोफैक्टर को वहाँ पे रिप्लेस कर सकें न्यू मैट्रिक्स बनाने के लिए। तो पहले मैं A11 फाइंड कर लूँ अगर, तो जो A11 है दैट इज़ -1 की पावर 1 + 1, राइट। और हमने क्या करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम स्किप किया, सो वी एंड अप विद -1 1 2 1, राइट। So this gives me -1 की पावर 2 is obviously positive, and 1 into 1 is 1, minus 2 ये ऐसे हो जाएगा ना, -2 into -1, so this is 1 plus 2 which is 3। इसी तरीके से हम A12 फाइंड कर लेते हैं, -1 की पावर 1 + 2, you do remember the way of finding cofactor, right। अब कोफैक्टर फाइंड हो रहे हैं यहाँ पे, माइनर नहीं फाइंड हो रहा, तो -1 की पावर 7 आएंगी। तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को स्किप करना है, 1 0 2 1। अब ऑब्वियसली 1 + 2 is 3 विच इज़ एन ऑड नंबर, तो -1 की पावर 3 विल गिव यू अ नेगेटिव आंसर। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, -1 1 into 1 is 1 -0, सो यू आर लेफ्ट विद -1 एज एन आंसर। इसी तरह आप A13 भी फाइंड कर सकते हो। तो अगर मैं A13 फाइंड कर रही हूँ तो मैंने लिख दिया -1 की पावर 1 + 3, एंड फर्स्ट रो थर्ड कॉलम स्किप हो जाएगा, ओके। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम यहाँ पे स्किप हो गया, और आपने लिख दिया 1 0 1 -1। जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया सो ये इवन पावर है, तो दिस विल ऑब्वियसली बिकम +1, और अगर हम इसकी बात करें तो ये -1 -0 इज सिंपली -1, ठीक है, ओके। जो कोफैक्टर्स आ गए वो हमने यहाँ साइड पे मेंशन कर दिया। अब हम A21 पे आ गए, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -1 की पावर 2 + 1 लिखेंगे एक तो हम, एंड सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम आपने स्किप करना है, राइट। सो यू एंड अप विद 1 -1 0 1। हमने क्या स्किप किया यहाँ पे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, सेकेंड रो। तो ये आपके पास आ गया। इसे अगर हम फर्दर सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। ऑड पावर है तो आंसर नेगेटिव आएगा, -1 into -1 into 1 - 0, सो दिस इज सिंपली -1। इसी तरह अब अगर मैंने A22 फाइंड करना है तो वो कैसे फाइंड होगा, -1 की पावर 2 + 2, और अब आप क्या स्किप करने जा रहे हो, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो -1 0 0
1, ठीक है। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम हमने स्किप कर दिया, तो अब इवन पावर है तो आंसर 1 आ जाएगा उधर से, एंड दिस विल गिव यू -1, ठीक हो गया। इसी तरह अगर अब हमने A23 फाइंड करना है तो -1 की पावर 2 + 3, राइट। तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम स्किप हो गया, -1 0 1 -1 आ गया। तो यहाँ पे देखिए दिस इज़ ऑड पावर, तो -1 की पावर जब ऑड होती है 2 + 3 = 5 विच इज़ एन ऑड नंबर, तो जब पावर ऑड होती है तो नेगेटिव आंसर आता है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 1 - 0 विच इज़ -1, ठीक है। इसी तरह B3 यहाँ पे हमने लिख दिया -1 की पावर 3 + 1, दिस इज़ थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो क्या आ गया आपके पास 1 1 0 2। अब देखिए यहाँ पे इवन पावर है तो नेगेटिव साइन बाहर नहीं आएगा, 1 × 2 = 2 -0 इज सिंपली 2। इसी तरह अब हम A32 फाइंड कर लेते हैं, तो -1 की पावर 3 + 2 आ गया। और अब हमने थर्ड रो सेकेंड कॉलम को स्किप करना है, तो -1 1 1 1 सॉरी 0 2, राइट, क्योंकि थर्ड रो सेकेंड कॉलम जब स्किप हुआ तो -1 1 एंड 0 2। सो जब पावर ऑड है तो आपके पास माइनस रिजल्ट में आएगा, सो यू एंड अप विद -1 × -2 -0। ये माइनस आता है जो डिटर्मिनेंट का माइनस है, ये वो माइनस है, राइट। अब आपके पास ये क्या आ गया, -1 × -2 विच इज़ सिंपली 2। अब लास्ट हमारे पास है A33 हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो A33 अगर मैंने कोफैक्टर फाइंड करना है तो आई एम स्किपिंग थर्ड रो थर्ड कॉलम इन द ओरिजिनल मैट्रिक्स। तो थर्ड -1 की पावर 3 + 3 आ जाएगा एक, तो थर्ड रो थर्ड कॉलम चला गया तो -1 1 1 1 आ गया, राइट। थर्ड रो थर्ड, ओके। सो दिस इज़ एन इवन पावर, तो आपके पास नेगेटिव साइन तो नहीं आएगा, बस -1 × 1 -1 × 1 आ जाएगा। तो -1 -1 इज़ -2, राइट। दिस इज़ -1 -1 विच इज़ -2। तो अब हमने सारे कोफैक्टर्स फाइंड कर लिए, अब हम इनको कंबाइन करके एक मैट्रिक्स बनाते हैं। ओके, अब यहाँ पे आपके पास सारे कोफैक्टर्स आ गए। अब आपने इन सारे कोफैक्टर्स को इनके रिस्पेक्टिव पोजीशंस पे लिख दिया। जैसे कि ये A11 जो कोफैक्टर आया है, इसको आप फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाली पोजीशन पे लिख दो कि न्यू मैट्रिक्स में A12 को फर्स्ट रो सेकंड कॉलम वाली पोजीशन पे, A13 को फर्स्ट रो थर्ड कॉलम वाली पोजीशन पे। इसी तरह ये बाकी सारे कोफैक्टर्स को आपने लिख दिया। अब अगर मुझे फाइंड क्या करना था, इस क्वेश्चन में फाइंड करना था एडजॉइंट। तो अगर मुझे एडजॉइंट फाइंड करना है तो फाइनली जब ये मैट्रिक्स आ गया तो मैं इसका ट्रांसपोज लूँगी। तो पहले मैंने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में। तो ये आपके पास एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए फाइनली आ गया। आगे बढ़ते हैं। इसमें अब आपने क्या करना था, इन्वर्स फाइंड करना था मैट्रिक्स का, लेकिन यूजिंग एडजॉइंट मेथड। तो आपने एडजॉइंट मेथड से इन्वर्स फाइंड करना था। एडजॉइंट मेथड क्या होता है कि A इन्वर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय A डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले तो आप चेक करोगे कि A डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 ना हो, क्योंकि आप सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। जिन नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस होते हैं सिर्फ उन्हीं का इन्वर्स फाइंड हो सकता है। सो फर्स्ट यू फाइंड A डिटर्मिनेंट। जब मैंने फाइंड किया A डिटर्मिनेंट, मैंने यहाँ पे एक्सपैंडिंग बाय फर्स्ट रो वाला काम किया, तो मेरे पास 1 आंसर आ गया, ठीक है। सिंस दिस आंसर इज़ नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब है इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो अब अगर इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो हम इन्वर्स फाइंड कर लें। तो अब क्या करना है, इन्वर्स एग्जिस्ट हमने मेंशन कर दिया। अब हम सारे कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे, और सारे कोफैक्टर्स जब आ जाएंगे तो आखिर में आप उन्हें 1 से डिवाइड कर देंगे। वी विल डिवाइड एवरी एंट्री ऑफ द मैट्रिक्स बाय 1 सिंस डिटर्मिनेंट इज़ 1, और वहाँ से आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा, ओके। ये हमने A11 सबसे पहले फाइंड कर लिया, -1 की पावर 1 1 लिख दिया, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम गॉट कैंसिल, यू वर लेफ्ट विद 1 2 एंड -2 0। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो -4 आ गया विच इज़ 4, एंड ऑफ कोर्स -1 की पावर यहाँ पे इवन है तो आंसर पॉजिटिव नंबर आ गया, ठीक है। इसी तरह अब हम A12 फाइंड कर लेते हैं। -1 की पावर 1 + 2
and you have to ignore first row second column, so you end up with 0 minus 1 minus 2 0, right? Here you can see कि नेगेटिव नंबर की आपके पास ऑड पावर दी हुई है, तो ये क्या आ जाएगा -1 इंटू 0, दिस इज -1, ओके, सो 0 माइनस 2 इंटू -1, सो -1 इंटू 3 माइनस से मल्टीप्लाई होंगे तो -2 आ जाएगा, विच विल गिव मी 2 एज ए रिजल्ट, ठीक है। अब हमने इसी गिवन मैट्रिक्स का A13 फाइंड करना है, कोफैक्टर, तो -1 की पावर 1 + 3 आ गया, एंड नाउ व्हाट यू आर इग्नोरिंग फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, राइट, सो यू आर लेफ्ट विथ 0 1 -1 2, -1 की इवन पावर है तो पॉजिटिव आंसर आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 0 इंटू 2 इज 0, -1 इंटू 1 इज -1, तो ये क्या आ गया 1 आ गया। इसी तरह अब हम फाइंड कर लेते हैं A21, तो -1 की पावर 2 + 1, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ओके, यू कैंसिल्ड सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, यू एंड अप विद -2 2 एंड, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा -1 की पावर ऑड है 3 है, ठीक है, तो -1 आएगा बाहर, और अंदर -2 इंटू 0 इज 0 -2, -1 इंटू -2 विल गिव मी 2, ठीक है। अब हम A22 फाइंड कर लेते हैं, -1 की पावर 2 + 2 विच इज़ इवन पावर, तो पॉजिटिव आंसर आएगा, और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम आपने कैंसिल कर दिया, तो 1 - 1 1 0, ठीक है। अब क्योंकि इवन पावर है तो वो तो नहीं आएगा, बस 0 -1 विच इज़ 1। इसी तरह हम A23 फाइंड कर लेते हैं, -1 की पावर 2 + 3, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम गया तो आपके पास क्या आ गया 1 0 -2 1, राइट, तो ये ऑड पावर है तो -1 इंटू 1 विच इज़ -1, there was a slight mistake here, second row third column got cancelled, तो 1 -2 -1 2 आ गया, ठीक है, सो यू एंड अप विद 0 here। अब हम A31 फाइंड, इसी तरह हमने A31 फाइंड कर लिया, A32 फाइंड कर लिया और A33 फाइंड कर लिया। A31 के वक्त इवन पावर थी तो पॉजिटिव आंसर आया, एंड यू हैव कैंसिल्ड थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, सो यू एंड अप विद -2 1 1 -2, और आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 4 - 1 विल गिव यू 3। इसी तरह A32 फाइंड करते वक्त थर्ड रो सेकंड कॉलम कैंसिल हो गया, सो यू लेफ्ट विद 1 0 -1 2, ठीक है, सॉरी 1 -2, और पावर 3 + 2 इज ऑड, तो -1 बाहर आएगा, और ये आ गया -2 अंदर, सो -1 इंटू -2 इज सिंपली 2। इसी तरह हमने A33 फाइंड कर लिया, -1 की पावर 3 + 3, थर्ड रो थर्ड कॉलम कैंसिल हो गया, 1 0 -2 1 आ गया, 1 इंटू 1 इज़ 1 -0 इज सिंपली 1, और ये -1 की पावर 6 थी विच इज़ एन इवन नंबर, तो ऑब्वियसली आंसर 1 आ गया, ठीक है। अनदर थिंग, अब हमने क्या करनी है कि हमने इन सारे को फैक्टर्स को कंबाइन करके एक मैट्रिक्स बनाना और उसका ट्रांसपोज लेना ताकि एडजॉइंट ऑफ ए आए। ओके, अब हमने क्या किया, सारे को फैक्टर्स को कंबाइन कर दिया। A11 का आंसर आ रहा था 4, उसको आपने A11 पोजीशन पे लिख दिया। A12 का जो भी आंसर था वो था 2, उसे आपने A12 पोजीशन पे लिख दिया। इसी तरह A13 के आंसर को A13 पोजीशन पे लिख दिया इस मैट्रिक्स में, राइट, और फिर उसका ट्रांसपोज लिया। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में। तो फाइनली ये आपके पास वो मैट्रिक्स आ गया जो कि एडजॉइंट ऑफ ए है, इसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड करना है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाज 1, तो जब ये मैट्रिक्स 1 से डिवाइड होगा यू एंड अप विद द सेम मैट्रिक्स एज योर आंसर, सो दिस गिवन मैट्रिक्स इज योर आंसर। ये हमने इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड करना सीखे यूजिंग एडजॉइंट मेथड। अब आखिरी चीज़ जो हम इस आज की वीडियो में अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं दैट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्सरसाइज का भी एक क्वेश्चन है जिसमें वी विल यूज़ द सेम प्रॉपर्टीज़, ठीक है, इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉपर्टीज़। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि इफ़ ऑल एंट्रीज ऑफ अ रो और कॉलम आर 0 देन द डिटर्मिनेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स इज 0।
कि अगर सारी एंट्रीज एक पूरी रो ज़ीरो हो जाए या एक पूरा कॉलम ज़ीरो हो जाए तो डिटर्मिनेंट उसका क्या आ जाएगा, ज़ीरो। फॉर एग्जांपल दिस वाज द मैट्रिक्स ए, इसकी फर्स्ट रो कम्प्लीटली ज़ीरो है, बेशक बाकी दो रोज नॉन ज़ीरो हैं, बट डिटर्मिनेंट क्या आएगा, ज़ीरो। क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि डिटर्मिनेंट आप कैसे फाइंड करते हो, बाय एक्सपैंडिंग अ पर्टिकुलर रो और कॉलम। तो अगर एक पर्टिकुलर रो या एक पर्टिकुलर कॉलम पूरा का पूरा ज़ीरो है तो उसका डिटर्मिनेंट ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। दूसरी बात क्या है कि जो डिटर्मिनेंट होगा एक स्क्वायर मैट्रिक्स का और उसके ट्रांसपोज का, वो हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, कि अगर आप किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ले रहे हैं या उस स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेके डिटर्मिनेंट ले रहे हैं, डिटर्मिनेंट ज़ीरो आएगा। जैसे कि स्क्वायर मैट्रिक्स है 3/3, अगर पहले मैं इसका ट्रांसपोज ले लूँ, रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर लूँ और फिर उसका डिटर्मिनेंट लूँ, आई विल एंड अप विद द सेम रिजल्ट। ठीक है, तो अभी तक हमने दो प्रॉपर्टीज़ देख ली जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आपके पास एक पूरी रो या एक पूरा कॉलम किसी मैट्रिक्स का कम्प्लीटली ज़ीरो है तो यू डोंट नीड टू सिंप्लीफाई दैट मैट्रिक्स, आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि इसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो होगा। दूसरी क्या प्रॉपर्टी हमने देखी है कि ट्रांसपोज का और स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा सेम होता है। ट्रांसपोज ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स का और स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा सेम होता है। थर्ड प्रॉपर्टी आपके पास है कि इफ़ एनी टू रोज और टू कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड, this is interchanged and we find determinant of new matrix B, it is negative of determinant of A। ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा मैं इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। वो क्या कह रहे हैं कि इफ़ टू रोज और टू कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड, ठीक है, अगर हमने इन दो रोज़ को फॉर एग्जांपल हम इंटरचेंज कर दें, इंटरचेंज से क्या मुराद है कि मैं 1 2 3 ऊपर लिख दूँ, 0 0 0 नीचे लिख दूँ और 4 5 6 लिख दूँ। ठीक है, कि मैंने पहली दो रोज़ को इंटरचेंज कर दिया आपस में। अब ये जो नया मैट्रिक्स आया है इसका मैं डिटर्मिनेंट, इस मैट्रिक्स को मैं कह देती हूँ बी। अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करूँ तो दैट विल बी नेगेटिव ऑफ ए, दैट इज़ व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, राइट। अगली जो प्रॉपर्टी है, ये हमने 3 प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली, वो है कि अगर किसी मैट्रिक्स में आइडेंटिकल रोज या कॉलम्स आ जाएं तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, हमेशा ज़ीरो होगा। अब आइडेंटिकल रोज या कॉलम्स से जैसे मैं ये मैट्रिक्स लिख दूँ, ठीक है, 2 2 2 2 2 2 4 1 7, तो इसमें फर्स्ट एंड सेकेंड रो आर आइडेंटिकल, उनके सारे एलिमेंट सेम है, फर्स्ट रो के भी सारे एलिमेंट्स और सेकेंड रो के भी सारे एलिमेंट सेम है, तो ये आइडेंटिकल मैट्रिक्स है। तो अगर कोई दो आइडेंटिकल रोज या दो आइडेंटिकल कॉलम्स आ जाए तो उस केस में आप डायरेक्टली क्या कह सकते हो कि डिटर्मिनेंट इज़ ज़ीरो। और ये बड़ी आसान सी प्रॉपर्टी कि अगर हम लोग किसी मैट्रिक्स को के से मल्टीप्लाई करें तो डिटर्मिनेंट उसका क्या हो जाता है, के ए। जैसे ये एक मैट्रिक्स था, अगर मुझे नज़र आ रहा है इसमें हर एंट्री में 2 कॉमन है तो मैं बाहर लिख दूँ तो दिस इज़ द डिटर्मिनेंट। तो इस चीज़ का अगर मैं इस पूरी चीज़ का डिटर्मिनेंट लूँ या मैं इस के ए का डिटर्मिनेंट लूँ, आई विल एंड अप विद द सेम आंसर। तो हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की हैं कि अगर एक पूरी रो ज़ीरो है या एक पूरा कॉलम ज़ीरो है तो डिटर्मिनेंट ऑटोमेटिकली ज़ीरो होगा, यू डोंट नीड टू फाइंड द डिटर्मिनेंट। देन अगर डिटर्मिनेंट जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स का और उसके ट्रांसपोज का हमेशा सेम रहता है। अगर हम किसी दो रोज़ को या दो कॉलम्स को इंटरचेंज करें और हमारे पास एक नया मैट्रिक्स आए और उसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करें तो दैट विल बी नेगेटिव ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स। और अगर दो आइडेंटिकल रोज है तो डिटर्मिनेंट क्या रहेगा, ज़ीरो रहेगा। और अगर हम के से मल्टीप्लाई करके किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ले रहे हैं और ओरिजिनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है, दे आर बोथ सेम, राइट। आखिरी प्रॉपर्टी जो है आपके पास वो ये है कि इफ़ एवरी एलिमेंट of any row or column is multiplied by k and then added to corresponding row or column, then the determinant of the resulting matrix is equal to the determinant of the original matrix। इससे ऊपर क्या प्रॉपर्टी पड़ी थी कि अगर दो रोज को या दो कॉलम्स को इंटरचेंज कर रहे हैं और डिटर्मिनेंट फिर नए मैट्रिक्स का ले रहे हैं तो दैट इज नेगेटिव ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स। यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी देख रहे हैं कि अगर किसी दो कॉलम्स को हम आपस में या दो रोज को ऐड कर दें और ऐड करने से पहले उस दूसरे कॉलम को किसी स्केलर के से मल्टीप्लाई करें और फिर इस मैट्रिक्स का मैं डिटर्मिनेंट लूँ और इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लूँ तो दे विल बी सेम। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी मैट्रिसेस की। दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।